हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी टॉप 30 क्वेश्चन का सेट 2 पढ़ेंगे। पहला सेट पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। पहला सेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और दूसरा सेट टॉप 30 क्वेश्चन है। मित्रों, इस टॉप 30 क्वेश्चन में मैंने बहुत से टॉपिक को कवर किया है। हिस्ट्री के टॉपिक को, ज्योग्राफी के टॉपिक को, स्टैटिक के टॉपिक को, करंट के टॉपिक को, कुल सेटों का एक सुंदर संग्रह है। मित्रों, प्रश्न तो 30 रहे इसमें रखे गए हैं, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट 2 परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, तो पूछा जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का 136वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 136वां। और पहले स्थान पे फिनलैंड है। पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। वहीं बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की मित्रों, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है 180वां है। कितना है? 180वां। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का। वैश्विक शांति सूचकांक, अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान भारत का है। वहीं आइसलैंड जो है पहले स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक की बात करें तो भारत का 40वां स्थान है। वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो पहले स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 107वां है। कौन सा है? 107वां। और इसमें कुल 18 देश प्रथम स्थान पे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने देश प्रथम स्थान पे हैं, तो याद रखिएगा 18 देश जो हैं प्रथम स्थान पे हैं। वहीं बात करें सतत विकास रिपोर्ट की, तो सतत विकास जो रिपोर्ट है उसमें भारत का जो स्थान है वो 121वां है। वहीं पहले स्थान पर फिनलैंड है। तो याद रखिएगा, फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में भी नंबर 1 पे है और सतत विकास रिपोर्ट में भी नंबर 1 पे है। तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया। किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। और जो पुस्तक का नाम है वो रेत की समाधि है, और इसे टॉम ऑफ सैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा। वहीं इसके अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला आता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो दिया गया है वो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं मित्रों। वहीं पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है। कितने भारतीयों को? 4 भारतीयों को, जिनके नाम है दानिश सिद्दीकी। इन्हें मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिला है। इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदानंद, इन 4 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। आगे बात करें, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा गौंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है मित्रों, याद रखिएगा इसे। यह सब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे। वहीं आगे बात करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासिन राम है। और प्रश्न में ये भी पूछा जाता है मासिन राम कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेघालय में स्थित है। आगे बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसमें जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उन्हें भी जान लेते हैं मित्रों। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के
हैली नेशनल पार्क रखा गया है, तो याद रखिएगा। और सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो हैली नेशनल पार्क में आया था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था ये 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और किस में आया था, तो हैली नेशनल पार्क, जिसे जल्द ही नाम चेंज किया गया है। और इसका पहले नाम था, इसका पहले क्या नाम था मित्रों, इसका पहले जो नाम था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क दोनों किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये आपके जम्मू कश्मीर में है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार पे है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वहीं आगे बात करें, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम के अंदर है। वहीं गिरी नेशनल पार्क और ब्लैक बग दोनों गुजरात राज्य में स्थित हैं। और हैमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि परीक्षा में कई बार आ चुका है, यह है आपके लद्दाख में और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं आगे बात करें, बंगाल विभाजन कब किया गया, तो हम लोग अक्सर याद कर लेते हैं मित्रों कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न। बंगाल विभाजन की एक्चुअल डेट पूछी जा रही है। तो मैंने एक्चुअल डेट सहित सभी जितने भी आधुनिक भारत में किए गए हैं आंदोलन, उन सभी का मैंने डेट सहित रखा है। तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बंगाल विभाजन आपका किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। और यह करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था मित्रों। याद रखिएगा, उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। इसने बंगाल विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 में। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक की दृष्टि से। याद रखिएगा 1907 में किया गया था। कब किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ किया गया था, तो सूरत में अधिवेशन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। वहीं 1916 में मित्रों याद रखिएगा, 1916 में यह पुनः आपस में मिल गए थे। और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजमूदार उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों एक में सम्मिलित होती हैं। वहीं बात करें दिल्ली दरबार की, दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में लगा था। और किसके स्वागत में लगा था, तो जॉर्ज पंचम की स्वागत में लगा था। और दिल्ली दरबार भारत में 3 बार लगाया गया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन दिल्ली दरबार 1911 वाला जो था, इसमें वहाँ के सम्राट आए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और इसमें 1-2 फैसले भी किए गए थे। जो कोलकाता राजधानी हमारी हुआ करती थी, उसे बदलकर दिल्ली किया गया था। और 1912 में दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी। और यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये भी याद रखेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और यहाँ अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था। यह 26 जनवरी 1919 को होती है रॉलेट एक्ट। तो आप याद रखेंगे डेट वाइज, 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट लगा था। वहीं असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद, यानी कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया गया था। वहीं स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, याद रखिएगा। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी, जब सरकारी खजाने को लूटा गया था। वहीं पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें तो 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन जो था 22 मार्च 1942 को आया था। कब आया, 22 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। यहीं अगर कुछ पॉइंट और बात करें, पूना पैक्ट, ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर 1932 को आया था। कब आया, पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ।
नमक सत्याग्रह कब चालू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ इसे समाप्त किया गया था। यह बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो आगे बात करें, पड़ोसी देश के खेल मित्रों याद रखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा तीरंदाजी जो है वह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। वहीं अन्य महत्वपूर्ण खेलों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुज कौसी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। तो याद रखिएगा आपके पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, इसलिए इन प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि इस समय खेल ज़्यादा हुए हैं, इसलिए खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। आगे बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और वही भारत की संविधान की प्रस्तावना बनती है। ये सभी प्रश्न आप याद रखेंगे इसके साथ। आगे अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 जो है यह भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा से संबंधित है। कल की वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताए थे मित्रों, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसे भी जाकर देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक जो है मित्रों वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकारों को 12 से 35 में रखा गया है और संपत्ति का आधार जो कि एक कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार था, इसे हटाकर यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया, जबकि संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बन गया है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर बात करें हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा साइकिल दिवस इम्पॉर्टेंट है, ये 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं मित्रों जो कि इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे अगर बात किया जाए, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। वहीं 5 अति महत्वपूर्ण जो जलप्रपात हैं उन्हें भी याद रखिएगा। जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात यह सरावती नदी पर है और सरावती कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक, याद रखिएगा। कुंजिकल जलप्रपात अति महत्वपूर्ण है, ये वाराही नदी पर है और यह भी कर्नाटक के अंदर है। वहीं हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर है और ये झारखंड में है। ये 6 जलप्रपात जो भी हैं मित्रों यह पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। आगे बात करें, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखेंगे। और यह महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? महानदी। और यह बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं बात करें एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था
राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखें तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा सिंह विष्णु जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक था। वहीं अंतिम शासक की अगर बात करें, पल्लव वंश के अंतिम शासक, तो अपरजीत वर्मन जो था वह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। आगे अगर पूछा जाए होयसल वंश, ये दक्षिण भारत के अति महत्वपूर्ण वंश हैं मित्रों, इन्हें याद रखिएगा आप। तो होयसल वंश की अगर बात करें तो इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। अंतिम शासक इसका जो था वीर बल्लाल था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वीर बल्लाल को ही मलिक गफूर हराया था यहाँ पर। तो याद रखिएगा होयसल वंश का अंतिम शासक था वीर बल्लाल। यहीं एक वंश और पूछा जाता है पेपर में, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम था काकतीय वंश का संस्थापक। और अंतिम शासक की अगर बात किया जाए तो रुद्र प्रताप रुद्र जो था वो काकतीय वंश का अंतिम शासक था। आगे देखें, एहोल प्रशस्ति 100% इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। एहोल प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है एहोल प्रशस्ति अभिलेख का संबंध। वहीं पूछे चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा जय सिंह जो था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। आगे अगर बात करें तो आगे जो हमेशा पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, याद रखिएगा। मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन थी? तो याद रखिएगा मिस अर्थ इंडिया 2022 की जो बनी है वो वंशिका परमार बनी है। कौन बनी है? वंशिका परमार। और अगर आपसे पूछे मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, तो याद रखिएगा साइलिन फोर्ड जो है वह बनी है मिसेज वर्ल्ड 2022। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। सुशासन सूचकांक 2021 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। सुशासन सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा गुजरात जो है वो सुशासन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे था। वहीं बात करें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता कौन सी टीम रही? तो याद रखिएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया रही। कौन रही? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता की बात करें तो इंग्लैंड इस उप विजेता थे। आगे देखें ईरानी ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन रही? तो ईरानी ट्रॉफी 2022 की जो विजेता रही वो शेष भारत था। कौन था? शेष भारत। और उप विजेता अगर पूछता है तो सौराष्ट्र रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। अब टेनिस से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें भी याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले अगर यूएस ओपन 2022 के खिताब की बात करें तो याद रखिएगा पुरुष एकल खिताब जो था, पुरुष एकल विजेता जो बने हैं वो बने हैं कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। तो प्रश्न ये भी पूछता है कार्लोस अल्कराज किस देश के थे? तो याद रखिएगा स्पेन के थे। कार्लोस अल्कराज कहाँ के थे? स्पेन के। वहीं महिला एकल विजेता जो रहीं यूएस ओपन की वो थी ईगा स्वितेक। कौन थी? ईगा स्वितेक। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने 2 खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन में भी महिला एकल का खिताब जीता है और यूएस ओपन में भी महिला एकल का खिताब जीता है। आगे अगर बात करें विलम्बडम 2022 की विजेता कौन रहे? तो याद रखिएगा पुरुष एकल के विजेता तो नोवाक जोकोविच थे। कौन थे? नोवाक जोकोविच विच है मित्रों। नोवाक जोकोविच जो थे वह पुरुष एकल विजेता थे और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। वहीं महिला एकल विजेता की बात करें तो एलेन रायवाकीना थी और यह कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं रायवाकीना। फ्रेंच ओपन की बात किया जाए तो फ्रेंच ओपन 2022 इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा राफेल नडाल जो थे वो फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता रहे। और आपको पहले मैंने बताया राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। वहीं बताएं महिला एकल विजेता कौन रही? तो ईगा स्विटेक जो थी वो महिला विजेता रही और ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। तो फ्रेंच ओपन, विलम्बडन ओपन, यूएस ओपन के प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपके पेपर में पक्का आएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल का विजेता कौन बनी? तो याद रखिएगा एशले बार्टी। कौन थी? एशले बार्टी। और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीती हैं। पुरुष एकल विजेता की अगर बात करें तो राफेल नडाल जो थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता रहे। तो वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके बताइएगा। आज का सेट 2 था मित्रों, इससे पहले मैंने सेट 1 दिया है, सेट 1 जाकर देख लीजिएगा। अगर आप सेट 1 को देख चुके हैं तो सेट 2 को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैंने जैसा वादा किया था कि 10 सेट आपको मिलेंगे और 10 सेट से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।